अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं ज़ाहिदा आप सभी का इस्तकबाल करती हूँ आपके ही अपने चैनल उरूज उर्दू और सक्सेस रास्ता पर। तो जैसे कि हम लोग बहुत दिन से इंतज़ार कर रहे थे मराठी के टेट के पोर्शन के लिए और जो भी कुछ है उसके लिए, मराठी के लिए हमारे पास किसी तरह का कुछ भी नहीं था। तो आज थोड़ा बहुत मैं कोशिश करूँगी कि आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ आए। तो हम पहले व्याकरण से शुरुआत करेंगे। वैसे तो हम लोग को टेट के अंदर सिर्फ 15 मार्क्स का हमें पूछा जाने वाले क्वेश्चंस, 15 मार्क्स के मराठी से क्वेश्चंस बनने वाले हैं। उसके अंदर 3 से 4 मार्क्स के लिए होगा पैराग्राफ और बाकी सब इसके अंदर होगा समानार्थी शब्द, विरुद्धार्थी शब्द, हो सकता है कि कुछ म्हणी जिसे हम प्रोवर्ब्स वगैरह बोलते हैं वो भी पूछे जाएं, शब्दांचे जाती यानी पार्ट ऑफ स्पीच वगैरह। तो आज हम सबसे पहले व्याकरण में वर्ण यानी अल्फ़ाबेट से शुरुआत करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं। वर्णमाला 52 वर्णाची असते। वर्णमाला जो होती है वो 52 यानी 52 अल्फ़ाबेट्स पे मुश्तमिल होती है, डिपेंड होती है। इसके अंदर 52 अल्फ़ाबेट्स होते हैं वर्णमाला के अंदर। तोंडावाटे निघणाऱ्या आवाजाला वर्ण असे म्हणतात। देखो ये लाइन भी हमें याद रखनी है। तोंडावाटे निघणाऱ्या आवाजाला किंवा ध्वनीला वर्ण असे म्हणतात। ठीक है। इसके अंदर 14 होते हैं स्वर। स्वर हमारे हैं अ, आ, ई, उ, रू, लू। और ये ए है, यहाँ पर गलती से एक हो गया है। ए, आई, ओ, ये है ओ, इसको बाद में देखिए आप। ओ, औ, और ये जो दो है इसके अंदर आप आगे ऐड करेंगे ए, ओ। ये दोनों भी आपको याद रखने हैं। ये अंग्रेजी से लिए गए हैं इसलिए इसके अंदर ऐड हुए हैं। ठीक है, ए और ओ। तो 14 स्वर होते हैं, 2 होते हैं स्वरादि। स्वरादि में क्या है अहा। इसे स्वरादि इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये एक स्वर और एक व्यंजन से मिलकर बनता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक स्वर है अ, उसमें प्लस ऐड किया गया है म, दोनों मिलाकर बना है अम। और उसी तरीके से यहाँ पर अहा आप लोग देख सकते हैं अ प्लस हाँ अहा, इस तरीके से बना है अहा। तो इसे हम स्वरादि बोलते हैं। यहाँ तक समझ में आया आप लोगों के? मराठी में टोटल 52 वर्ण होते हैं। 52 वर्ण में 14 होते हैं स्वर, 2 होते हैं स्वरादि। और आगे देखते हैं हम 34 होते हैं व्यंजने। व्यंजनों में देखो क्या क्या है क, ख, ग, घ। और ये वाला जो है ये लिखा ड की तरह जाता है, लेकिन यहाँ पर इसके डॉट होता है, नुक्ता होता है, उसे बोला जाता है म। वांग्मय मधला म। वांग्मय मधला म यानी कि ये हमें यहाँ पर जब हम अनुस्वार देखेंगे आगे, अनुस्वार वाले वर्ड जो होते हैं जैसे इससे बोला जाता है। जैसे देखो फॉर एग्जाम्पल ये ट है, उसके ऊपर ये ले लिया डॉट, तो इसे टम टन, जो आगे जो उसके वर्ड्स बनेंगे उससे रिलेटेड टंच, इस तरीके से। तो यहाँ पे अगर प लिख देते टम्प, तो यहाँ पे जो म का प्रोनाउंसिएशन हो रहा है ना टम्प, तो वो वाला म ये है। तो इसे बोले जाते हैं अनुस्वार वाले वर्ड्स। तो ये कहीं पर भी 12 खड़ी में हमें देखने के लिए नहीं मिलता है, लेकिन इसे इस्तेमाल किया जाता है अनुस्वार वाले वर्ड्स के अंदर। ठीक है, ये समझ में आई यहाँ तक आप लोगों को? आगे देखते हैं च, छ, ज, झ। और ये जो लास्ट वाला आपको दिख रहा है ये है निय। इसे निय पढ़ा जाता है। ये दिखता त्र की तरह है लेकिन ये है नहीं त्र, इसे निय पढ़ा जाता है। और ये भी उसी तरीके से जैसे अभी मैंने आपको टम्प बताया था, वैसे ये देखो टंच। तो इसमें जो न का प्रोनाउंसिएशन हो रहा है, न का उच्चारण हो रहा है, वो वाला न ये है। ये हमें याद रखना है। ये कहीं पर भी हमें ये दो वाले वर्ड्स कहीं पर भी 12 खड़ी में देखने के लिए नहीं मिलते हैं।
सॉरी यूज़ में नहीं होते हैं कहीं पर भी, लेकिन ये अनुस्वार वाले वर्ड्स में यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। ट ठ ड ढ न, त थ द ध न, प फ ब भ म। देखो इतने वाले जो है ये सब कितने हैं? ये वाले व्यंजन 25 है, ये व्यंजन 25 है सिर्फ। तो इसे इस 25 व्यंजन को हम कैसे याद रखें? इनका ग्रुप बना लें इस तरीके से। क च ट त प, क च ट त प, क च ट त प, क च ट त प। इस तरीके से हम इसे याद रख सकते हैं। तो क के ग्रुप में क्या आता है? क ख ड क ख क ख ग घ म। च के ग्रुप में क्या आता है? छ च छ ज झ ञ। ट के ग्रुप में आता है ठ ड ढ न। त के ग्रुप में आता है थ द ध न। प के ग्रुप में आता है फ ब भ म। इस तरीके से हम लोग इसे याद रख सकते हैं। टोटल 25 होते हैं, ये याद रखेंगे हम। अर्ध स्वर, इन्हें अर्ध स्वर बोला जाता है। क्या है अर्ध स्वर हमारे? य र ल व, श श स, ह ळ। अब ये श श स जो है, इन्हें मैंने यहाँ पर ब्रैकेट किया है हमने। ये क्यों किया है वो हम देखते हैं। ये जो श और स है, ये वाले वर्ड्स को घर्षण बोला जाता है या उष्म बोला जाता है। यानी कि उष्म यानी गर्मी जिसे कहेंगे। जब ये वर्ड्स हम बोलते हैं तो हमारी ज़बान पे वहाँ पे थोड़ी सी गर्मी बनती है, उसे उष्म बोला जाता है। और इन 3 लेटर्स को, इन 3 अल्फ़ाबेट को उष्म या घर्षण बोला जाता है। ज़बान और तालू के बीच में थोड़ा सा टच होता है, घर्षण होता है, श श स। इसीलिए इन्हें उष्म या घर्षण वाले व्यंजन कहते हैं। और बाकी ये तो सब पता है, टोटल हमारे क्या है? अर्ध स्वर है। और आगे देखते हैं, 2 संयुक्त व्यंजन हैं, क्ष एंड ञ। देखो हमने शुरुआत में ऊपर देखा, ये र और लू, ये र और लू, और ये क्ष और ञ। ये 12 खड़ी में आपको कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेंगे। ये 12 खड़ी में कहीं पर भी देखने के लिए नहीं मिलेंगे, लेकिन ये वर्ण है, इसीलिए हमें इसका इंक्लूड इसमें किया गया है। तब देखते हैं क्ष, इसे संयुक्त व्यंजन, संयुक्त यानी जुड़े हुए। तो ये 2 व्यंजन से मिलकर बनता है, 2 या 3 से ज़्यादा व्यंजन से मिलकर बनने वाले वर्ड्स, लेटर को, वर्ण को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। देखो क प्लस श, इससे मिलकर बना है क्ष। उसी तरीके से ज्ञ, द, न प्लस या, इन 3 व्यंजन से मिलकर बना है ज्ञ। ठीक है, इसीलिए इन दोनों को संयुक्त व्यंजन बोलते हैं। यहाँ तक समझ में आया आप लोगों के? देखो हमने क्या देखा? वर्णमाला 52 वर्णाची असते और तोंडा वाटे निघणाऱ्या आवाजाला वर्ण असे म्हणतात। 14 स्वर अ आ ई उ ऊ रू लू ए ऐ औ ऐ और औ। और फिर स्वरादि है अहा। 34 व्यंजने हैं, 34 व्यंजनों में ये वाले जो है ये 25 है, और रिमेनिंग क्या हमारे है? अर्ध स्वर और संयुक्त व्यंजन। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? आगे देखते हैं रस्व स्वर। देखो ये जो रस्व है ना, रस्व, इसे रस्व नहीं पढ़ा जाता है, इसे रस्व पढ़ा जाता है। एक्चुअली वो उर्दू के प्रोनाउंसिएशन में मराठी लिखा गया है, इसलिए यहाँ पर मिस्टेक हुई। तो ये ह्रस्व याद रखेंगे आप, ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर यहाँ पर 5 होते हैं, 4 नहीं होते। यहाँ पर याद रखना है आपको, 5 होते हैं। और इसके अंदर ये जो लू हमने शुरुआत में देखा स्वर, वो वाला इसमें इंक्लूड होता है। तो क्या क्या है हमारे? अ, ई, उ, र और लू। देखो क प्लस अ यहाँ पे बन गया क, ये सिर्फ क है इस तरीके से, जिसमें छोटा सा यहाँ पे लगता है क। क प्लस अ
क, क प्लस ई की, क प्लस उ कु, क प्लस र क्रू, ठीक है। और ल हमने देखा, लू हमने देखा, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर क्या होते हैं? का, की, कु, के, कै, को, कौ। आपको फर्क समझ में आ रहा होगा। रस्व यानी कि जल्दी से खत्म होने वाला छोटा सा रस्व, दीर्घ यानी थोड़ा देर तक चलने वाला, से ई उ ऊ। तो जो ई उ र अ, ये जो है ये रस्व स्वर है, यानी जल्दी से शुरुआत होते हैं, जल्दी से खत्म होते हैं। और दीर्घ स्वर क्या है? का, की, कु, के, कै, को, कौ। यहाँ पर एग्जाम्पल दिया आपको, क प्लस आ बन गया का। उसी तरीके से क प्लस बड़ी ई बन गया, क्या बन गया? की, सॉरी, क्या बन गया? की, ठीक है। मराठी से हमारा भी इतना कोई नाता नहीं है, लेकिन हम लोग ने आपके सभी के लिए कोशिश की है। इंशाल्लाह अल्लाह हमें सबको कामयाब करे। आगे देखते हैं कि उसी तरीके से हमने यहाँ पर क प्लस बड़ी वाली ऊ, तो क्या हो गया? कू, कू। इस पे दूसरा वाला उकार लगता है, कू। उसी के तरीके से कै का होगा, को का होगा और कौ का भी होगा। आगे देखते हैं महाप्राण। इसमें ह जो है ये क्या है? महाप्राण है। और ल जो है महाप्राण यानी फुफ्फुसातून हवा बाहर येते, यानी प्राण जिसे बोलेंगे, हमारी रूह जिसे बोलेंगे, ह बिल्कुल अंदर से आता है ना, ह, इसीलिए उसे महाप्राण, रूह, ह, ये याद रखना है हमें। यहाँ पे क्या याद रखना है? रूह, ह, महाप्राण। इस तरीके के क्वेश्चंस बनने वाले हैं, तो हम आगे देखते हैं। और स्वतंत्र वर्ण ळ को बोला जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं। अब हमारे बचे थे अर्ध स्वर। अर्ध स्वर कौन से इसमें? यहाँ पे देखिए, य, र, ल, व। शुरुआत में हमने देखा था यहाँ पे घर्षक व्यंजन या ऊष्म जिसे बोलते हैं, घर्षण, घर्षण वाले, जिसका उच्चार करता ना उष्णता निर्माण होते। इन लेटर्स का, इन अल्फाबेट्स का जब हम यूज करते हैं तो क्या? उष्णता, यानी श, देखो हमारी जबान और तालु को लग रही है, श, श, स। और यहाँ पर क्या? थोड़ी सी गर्मी पैदा हो रही, उष्णता पैदा हो रही, इसीलिए इसे घर्षक या ऊष्मा भी कहते हैं। श, श, स, ठीक है। देखो यहाँ पर है ना, ये बनाना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल था, इसीलिए हमने जो पेज था उसी का इस्तेमाल किया है डायरेक्टली। इसमें भी थोड़े चेंजेस है, वो आपको गौर से देखना पड़ेगा। और जब आप लोग इसे याद करोगे या देखोगे तो कुछ चीज़ें इसमें ऐड करना पड़ेगी आपको। ये बहुत पुराना सा पेज था हमारे पास, उसी का लिया है हमने, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं मराठी वर्णमाला व वर्णाचे प्रकार। अब इसके प्रकार देखते हैं हम। देखो यहाँ पर स्वर, स्वर यहाँ पर 12 नहीं है, यहाँ पर आपको करना है 14। अभी सीखे हम लोग ने 14, ओके। तो इसमें है ह्रस्व स्वर, दीर्घ, संयुक्त, ये 3 आपको याद रखना है। स्वर के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ, संयुक्त। ह्रस्व में पहले हम देखते हैं क्या है? अ, ई, उ, रु, लू, ठीक है। ये देखा हमने, अ, ई, उ, रु, लू, जो जल्दी से पढ़े जाते हैं। दीर्घ में क्या है? दीर्घ में देखते हैं आ, ई, उ, ए, ओ, औ, ठीक है। दीर्घ स्वर, यानी थोड़ा सा बोलने के लिए हमें इसमें थोड़ा सा वक्त लगता है, ठीक है। संयुक्त, संयुक्त यानी कि जो जोड़ कर आते हैं उसे कहते हैं संयुक्त। ए, ओ, औ, ठीक है। और उसके बाद स्वरादि, स्वरादि जैसे हमें पता है 2 स्वरादि होते हैं, आहा। आगे देखते हैं व्यंजने। व्यंजने उसे स्वरांत भी बोला जाता है, ये भी देखा हम लोग ने कितने होते हैं, 34 होते हैं। अब इसके अंदर ये वाला टेबल देखिए, इट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ओके। स्पर्श, स्पर्श यानी हमारी जबान को स्पर्श होकर जो निकलने वाले अल्फाज है,
इसे बोलते हैं। तो यहाँ पर इन लोग ने, जैसे हमने पहले पढ़ा, ग्रुप बनाया है, क च ट त प, इसका ग्रुप बना है। देखो इसके अंदर क और ख, ये जो वर्ण है ये कठोर है। देखो यहाँ पर ग्रुप में देखेंगे हम, क ख च छ ट ठ त थ प फ, ये सब क्या है, कठोर वर्ण बोला जाता है, इन्हें कठोर वर्ण बोला जाता है। ठीक है। फिर मृदु देखेंगे, मृदु यानी थोड़े से हल्के से निकलते, ग घ ज झ ड ढ द ध ब भ, ये सब क्या है, मृदु है। देन आफ्टर अनुनासिक, ये म न्य ण न म, ये अनुनासिक वाले वो लेटर्स है, वर्ण है। उसके बाद अर्ध स्वर, अर्ध स्वर हम देख चुके हैं, य र ल व, इसमें ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है। घर्षक भी देखा है, श श स। महाप्राण यानी रूह, ह। ठीक है। स्वतंत्र यानी ये अकेला है बेचारा, इसको कोई नहीं है, ळ, याद रखना है, ळ, इसका प्रोनाउंसिएशन करना थोड़ा मुश्किल होता है, ळ। ठीक है। आगे देखते हैं, वर्णाचे उच्चार स्थाने, थोड़ा सा मराठी में लिखा हुआ है, मैं थोड़ा पढ़ के आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। श्वासोच्छवासाचा, श्वासोच्छवासाचा वेळी, वासाच्या वेळी फुफ्फुसात साठलेली हवा कंठनलिकेच्या माध्यमातून बाहर पड़ते। देखो जब हम बात करने से पहले जो भी हमारी सांस लेने की जो हमारी हवा होती है वो सब कहाँ पर, हमारे कंठ नलिका के जरिए से, यानी कि सांस की नाली से क्या होती है, बाहर निकलती है। जेव्हा आपली वर्ण उच्चारण्याची इच्छा होते, यानी जब हम बात करने वर्ण, हमारे जो अल्फाबेट्स है वो बाहर निकालने की हमारी इच्छा होती है उस वक्त, तेव्हा फुफ्फुसामधून बाहेर पडलेल्या हवेमुळे कंठनलिकेमधील ध्वनी रज्जूवर ताण निर्माण होऊन त्या ठिकाणी ध्वनि किंवा कंप निर्माण होतो। तो जब भी हम बात करने की हमारा दिल होता है, उस वक्त जब हम बात करना स्टार्ट करते हैं तो हमारे सांस की नाली के ज़रिए से जो हवा अंदर जाती है वहाँ पर ध्वनि रज्जू यानी कि साउंड वेव के ऊपर क्या होता है, थोड़ा सा प्रेशर पड़ता है और वहाँ से फिर आवाज़ निकलती है या वाइब्रेशन, कंप यानी वाइब्रेशन बनता है। हा कंप बाहेर पडते वेळी जिभेच्या कंठ, तालू, मूर्धा, दंत व ओठ इत्यादि ठिकाणी स्पर्श होतो व निरनिराळे ध्वनि निर्माण होते। जैसे हम बात करते हैं तो हमारी कितनी चीज़ें यूज़ होती है, ज़बान यूज़ होती है, गला यूज़ होता है, हमारी टालू यूज़ होती है, हमारे दांत यूज़ होते हैं, ये सब चीज़ें हम बात करने के लिए यूज़ करते हैं। ध्वनिचा संबंध कंठ, देखो यहाँ पर हमारा जो ध्वनि, हमारी आवाज़ का जो रिश्ता है वो किस किस से है, कंठ यानी हमारा गला है, तालू है हमारी, मूर्धा यानी जबान, याद रखना है। ठीक है। दंत दांत और हमारे होठ, इन सब चीज़ों का हम क्या करते हैं, होठों का इस्तेमाल करते हैं। इन 5 चीज़ों का हम बात करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तोंडावाटे ध्वनी बाहेर पडताना तोंडातल्या ज्या भागाचा स्पर्श जास्त होतो त्या अवयव्याचे नाव त्या ध्वनीला देण्यात आले आहे। तो जो चीज़ का मतलब कि हम ओठों का इस्तेमाल कर रहे हैं बात करने के लिए, जिस व्यंजन के ऊपर जोर ज़्यादा पड़ रहा है, उन व्यंजनों को क्या किया गया है, उन चीज़ों का नाम दिया गया है। वो हम अब आके देखने वाले हैं इसी के अंदर। देखिए यहाँ पर पहले स्वर दिए हैं, फिर व्यंजन दिए हैं, मुखाचा भाग यानी हमारे मुंह के कौन से वाले हिस्से का यूज़ हो रहा है, उसे नाम क्या दिया गया है। ठीक है। पहले देखते हैं आ में क्या व्यंजन दिए गए हैं, यहाँ पे क ख ग घ म और ह। ठीक है। और इसका भाग मतलब जब हम प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं तो कौन सी चीज़ का इस्तेमाल हो रहा है, कंठ का, गले से आवाज़ आ रही है, क ख ग घ म ह। आप लोग बोल कर देखें तो ये सब कहाँ से आवाज़ आ रही है, हमारे गले से आवाज़ आ रही है, इसीलिए इसे कंठ, गला, कंठ, और इसका नाम क्या है, वर्णाचे नाव क्या दिए गए हैं, कंठ्य। ठीक है। उसके बाद स्वर है आगे ई ई ई ई। अब इसके व्यंजन दिए हमें च छ ज झ ञ य श, सब ये
इन सब का प्रोनाउंसिएशन करते वक्त किसका यूज हो रहा है? तालु का। हमारी जो तालु है उसका यूज होता है। तालु यानी सभी को पता होगा, जबान के ऊपर वाला जो हिस्सा होता है उसे तालु बोलते हैं। देखो एक बार आप मेरे साथ दोहरा कर देखिए। च, जबान ऊपर लग रही है तालु पे, छ लग रही है, ज लग रही है, झ लग रही है, न्य लग रही है, य, श, इन सबको लग रही है। तो इसीलिए इसे क्या नाम दिया गया है? तालव्य। ये हमें याद रखना है। उस वक्त अगर याद भी ना आए ना तो हम प्रोनाउंसिएशन कर कर देख सकते हैं। देन आफ्टर है स्वर में है र, रू, रू बोलते हैं जिसे। व्यंजन है उसके हैं, देखो रू के लिए भी जबान का इस्तेमाल हो रहा है ना, उसी तरह ट, ठ, ड, ढ, न, र, श, क। इसमें जबान का ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है ना, हमारी जबान ज्यादा हिल रही है। तो इसे मूर्धा, ये याद रखना है हमें। मूर्धा का मीन्स, मुर्दा यानी मुर्दा नहीं है जो मर गए, मुर्दा जबान, ठीक है। तो मूर्धा याद रखेंगे, मूर्धन्य, ठीक है। ओके, आगे देखते हैं लू। लू के लिए भी लू, लू जबान हमारी दांत को लग रही है ना, उसी तरीके से त, थ, द, ध, न, ल, स, इन सब के लिए हमारे दांतों का इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए इसे नाम दिया गया है दंत्य। नेम दिया गया है दंत्य, दांतों से निकलने वाले वर्ड्स। अब देखते हैं आगे उ, ऊ। इसके लिए देखो हमारे होठों का इस्तेमाल ज्यादा रहा है, हमारे होठ ऐसे राउंड हो रहे हैं ना, उ, ऊ। उसी तरीके से प, देखो हमारे होठ होठों से टकरा रहे। फ, ब, भ, म, इसमें ज्यादा ओठों का इस्तेमाल हो रहा है। ओठ को मराठी में बोलते ऊँठी बोलते हैं ना, होठों को ऊँठी बोला जाता है। औष्ठ, ये प्योर मराठी में उसे ओष्ठ बोलते हैं और उसका नेम यहाँ पर दिया गया है औष्ठ्य, औष्ठ्य। अब यहाँ पर आगे स्वर है सिर्फ, इसमें कोई व्यंजन नहीं है। ए, ए, इसमें दो चीजों का इस्तेमाल हो रहा है, कंठ गले का भी और तालु का भी। ए, देखो हवा तालु को छूकर निकल रही है ना, इसलिए कंठ तालु। तो उसका नेम दिया गया है हमें, सॉरी, कंठ ताल्य, कंठ तालव्य, कंठ तालव्य। नेक्स्ट है स्वर है सिर्फ, इसमें व्यंजन नहीं है। ओ, औ, यहाँ पर भी कंठ और ओष्ठ, हमारे ओठों का इस्तेमाल हो रहा है और हमारे गले का इस्तेमाल हो रहा है। अंदर से आ रही ना ओ, अंदर से थोड़ी आवाज निकल रही है इस तरीके से। तो यहाँ पर कंठोष्ठ है, कंठोष्ठ है, थोड़ा सा मुश्किल है ये, लेकिन फिर भी करना तो है हमें। फिर उसके बाद है व्यंजन, वो सिर्फ वह है, वो सिर्फ याद रखना है हमें, दंत ओष्ठ, दांत और ओठों का इस्तेमाल होता है। आगे है च, झ, ज, देखो हमने ये देखा, यहाँ पर भी हमें दिख रहा है छ, छ, ज, झ। इनका इसमें तो आता ही है, लेकिन उसके साथ साथ नीचे हम देखेंगे दंत और ये तालु होना चाहिए था, यहाँ पे लालू हुआ है, तालु। तो यहाँ पे दांतों का भी इस्तेमाल हो रहा है और तालु का भी इस्तेमाल हो रहा है, इसीलिए दंत तालव्य, दंत तालव्य, ठीक है। ये तालव्य में भी यूज हो गया और दंत तालव्य में भी यूज होंगे। मोस्टली इसे हमें दंत तालव्य में, अगर क्वेश्चन आ रहा है तो इसे दंत तालव्य में ही हम क्या करेंगे, अगर ऑप्शन में हमारे है, ऑप्शन में अगर दंत तालव्य है तो इन तीन लेटर्स के लिए हमें च, छ, ज, झ, इनके लिए दंत तालव्य ही लगाना है। लेकिन अगर हमारे ऑप्शन में नहीं दिया गया, सिर्फ तालव्य दिया गया है, तो हम क्या करेंगे, तालव्य लगाएंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। हाँ, यहाँ पर अब देखते हैं, क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं हम लोग। कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ठराविक क्रमाने आलेल्या अक्षरांच्या समूहाला काय म्हणतात? ठराविक यानी ठराविक क्रम, क्रम यानी कि जैसे कि लफ्ज बहुत सारे हुर्फों को मिलाकर जो एक सीक्वेंस बनता है, उसे क्या कहते हैं? आप लोग पहले मेरे पहले जवाब देने की कोशिश करें,
उसे शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? शब्द। अक्षरों से, अक्षर से मिलकर जो बनता है उसे क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, तोंडावाटे निघणाऱ्या मूलध्वनींना काय म्हणतात? हमारे मुंह से जो भी आवाजें निकलती है अलग अलग टाइप की, उसे क्या कहते हैं? ध्वनि, आवाज, अक्षर नहीं, उसे वर्ण कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? वर्ण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालीलपैकी कोणता वर्ण उष्म आहे? देखो अब हमने ये देखा है, यहाँ पर आपको बताना है, सॉरी, खालीलपैकी कोणता वर्ण उष्म नहीं। तो कौन से उष्म हैं? ये तीन हमारे उष्म है, श, श, स। तो कौन सा नहीं है? च नहीं है, यानी हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? च हो जाएगा। नेक्स्ट, आगे का क्वेश्चन है, पुढीलपैकी अर्धस्वर कोणता नाही? अर्धस्वर कोणता नाही? देखो अर्धस्वर हमने देखा था, आप लोगों को याद है क्या? अर्धस्वर यानी जिसके आधे आधे स्वर निकलते, पूरी तरीके से वो इस्तेमाल में नहीं होता। तो कौन सा है वो? ठ है। बाकी सब हमारे क्या है? ये र, ल, व, और क्या था इसमें? र, ल, व, य। ये सब क्या है? अर्ध स्वर है। तो इसमें ना ही पूछा है हमें, तो हमारा सही ऑप्शन होगा 4, ठ। आगे देखते हैं। 5वें नंबर का क्वेश्चन है, ओ हा व्यंजन कोणत्या प्रकाराचा आहे? ओ हा व्यंजन कोणत्या प्रकाराचा आहे? अभी जस्ट देखा है हमने। ओ हा व्यंजन, ये जो है ओ, कंठ औष्ठ, कौनता आएगा? कंठ औष्ठ। और इसे ये भी याद रखना है, इसे संयुक्त स्वर भी बोला जाता है। हमें याद रखना है, ओ को संयुक्त स्वर भी बोला जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। पीडीएफ उल्टा हो गया था हमसे। आगे का क्वेश्चन देखते हैं, आवाजाच्या किंवा ध्वनीच्या खुणेला काय म्हणतात? आवाजाच्या किंवा ध्वनीचे खुणेला काय म्हणतात? आवाजाचे किंवा ध्वनीचे खुणेला अक्षर म्हणतात। ओके, वर्णमालेत ह्रस्व वर्ण किती आहे? देखा है हम लोग ने, वर्णमाला में कितने ह्रस्व स्वर है? ह्रस्व यानी जो कम प्रोनाउंसिएशन वाले, कम प्रोनाउंसिएशन वाले, याद है आप लोगों को? अ, ई, उ, रू और लू। तो कितने हुए हमारे? 5। कितना आएगा हमारा आंसर? 5 सेकेंड। ठीक है, स्वराचे एकूण किती प्रकार आहेत? स्वराचे एकूण किती प्रकार आहे? अभी पीछे ही हमने देखा, जो हमने ये देखा था, टेबल देखा था, उसके अंदर भी देखा हमने, शुरुआत में भी देखा। स्वराचे कितने होते हैं? प्रकार 3 होते हैं। कौन कौन से है वो? आप लोगों को याद है कौन कौन से है? ह्रस्व, कौन से है? ह्रस्व, दीर्घ, और एक कौन सा है? संयुक्त। ये हमें याद रखना है। इस तरीके के क्वेश्चंस हो सकता है एग्जाम में आए, और ये बहुत ही इजी है, अगर समझ लिए तो बहुत अच्छे से हम लोग इसे समझ सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 10, 9, हाँ ठीक है, ये नंबर मिस्टेक हो गया शायद। वर्णमालेत एकूण किती कठोर वर्ण आहे? वर्णमालेत एकूण किती कठोर वर्ण आहे? हम लोग ने देखा था कठोर वर्ण कितने हैं टोटल? 12 है। ठीक है, क का वर्ग देखे थे ना, क, ख, उसके बाद ट का ट, ठ। ठीक है, खालीलपैकी कोणत्या वर्णाचा समावेश बाराखडीत होत नहीं? देखो मैंने शुरुआत में आप लोगों को बताया था 4 चीजें हैं जिनका इंक्लूजन बाराखड़ी में नहीं होता। उसमें से एक क्या है? क्ष है। और कौन कौन से? क्ष, ज्ञ,
रू और लू, इनका इंक्लूजन 12 खड़ी में नहीं होता। इस तरीके का भी क्वेश्चन आपको आ सकता है। नेक्स्ट है, खालीलपैकी कठोर वर्ण कोणता है? कठोर वर्ण कोणता है? कठोर वर्ण कौन सा है बताए? चलो, कठोर वर्ण, अभी इसके पहले भी पीछे एक क्वेश्चन आकर गया। त क्या है? ट ट वाले में आते क च ट त प, तो ट क्या है? हमारा कठोर वर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्णमालेत एकूण किती स्पर्श व्यंजन आहेत? वर्णमालेत एकूण किती स्पर्श व्यंजन आहे? आपको लोगों को बार बार मैंने बताया है, क ट त च प, तो कितने थे वो? टोटल 25। ओके, देन खालीलपैकी घर्षक व्यंजन कोणते? घर्षक व्यंजन कोणते? कौन सा होगा? 3 ही है घर्षक व्यंजन, या उसे ऊष्म भी कहा जाता है, ऊष्मा भी कहा जाता है, जो गर्मी पैदा करते हैं। कौन सा होगा? 4 नंबर, स, श, श, स, ये क्या है हमारे? घर्षक या ऊष्म या घर्षण वाले व्यंजन। खालीलपैकी दंत तालव्य वर्ण कोणता? दंत तालव्य देखा अभी हमने थोड़ी देर पहले, कौन सा आएगा? जो जबान, सॉरी, तालु और दांतों दोनों के बीच में यूज होता है। मैंने बताया था, अगर हमें क्वेश्चन में दिया गया है या ऑप्शन में दिया गया है दंत तालव्य, तो हम क्या करेंगे? उसे दंत तालव्य लगाएंगे, या सिर्फ तालव्य दिया गया है तो तालव्य लगाएंगे, वो है ज। ठीक है, देन आखिरी क्वेश्चन है ये, मराठी व्याकरणात मूलध्वनी या शब्दाचा अर्थ काय? तो इसका आंसर है वर्ण। ठीक है, तो आज का वीडियो हम यहीं पर ख़त्म करते हैं, स्टॉप करते हैं। उम्मीद है आप सबको समझ में आया होगा, जितनी भी मेरी कोशिश थी, और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आगे के वीडियो में और ग्रामर लें, समानार्थी शब्द, विरुद्धार्थी शब्द, और पार्ट ऑफ स्पीच यानी शब्दांच्या जाती, उस पर से भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे वो भी लेने की। जब तक के लिए शाद रहे, आबाद रहे, जिंदाबाद रहे। थैंक यू।